मैं शक्ति मुक्ति रात में 10 बजे का शो, वो कह रहे यू आर नीति राइट, तुम उस शो में थी ना। हाँ, तो मुझे वो अपना कल ऑडिशन भेजो ना ऐसे करके। तो मैं जल्दी गई, एक सीडी प्लेयर था तब, मैं जाके 4-5 गाने, गुरु पिक्चर तब रिलीज़ हुई थी, तो मैंने मैया मैया, बरसों रे मेघा मेघा ऐसे ये सारे गाने जल्दी से सीडी में रिकॉर्ड करे। और तब तो अकल भी नहीं थी ज़्यादा, जितनी जो समझ थी वो रिकॉर्ड करके उनको भेज दिया। फिर उसके बाद 1 महीना हो गया, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। फिर एक दिन मैं आसमा बैंड में, जिस बैंड में थी, हम लोग नेपाल जा रहे हैं शो करने, और फिर एकदम से ना हम लोग दिल्ली लैंड करते हैं, तो बॉम्बे दिल्ली काठमांडू ऐसे फ़्लाइट थी। तो फ़ोन ऑफ होता है जब आपको, जैसे ही ऑन किया ना तो मैसेज था, हे AR लाइक्स योर वॉइस, यू आर ऑन। ऐसे और मैं ऐसे कांपने लग गई, क्योंकि कैसे हो रहा है अभी, कैसे होएगा अभी, मैं रहमान सर से मिलूंगी तो मैं गिर नहीं जाऊंगी, मैं गाऊंगी कैसे उनके सामने, ऐसे ये सब पूरी मिक्स्ड फीलिंग्स। और ऐसा लग रहा था कि या तो मैं धरती ऊपर आ गई, आसमान, ऐसे वाली फीलिंग हो रही थी। जाके मेरे मम्मी पापा को बताया, सिस्टर्स को बताया, सब चिल्ला रहे हैं ऐसा। फिर मैं फाइनली उनके साथ, फिर मैं सीधा ही अमेरिका जाती हूँ, मतलब उनके साथ 1 महीने के US टूर पे जाती हूँ सीधा ही। अच्छा, मिले भी नहीं पहले? मैं मिली नहीं रिहर्सल्स में, क्योंकि सर नहीं आ पा रहे थे, पर उनकी जो टीम थी वो पूरी रिहर्सल हो रही है, और उसके बाद हम सीधा US जाते हैं, और सीधा फर्स्ट शो पे मैं रिहर्सल पे उनको मिलती हूँ। और वहाँ पे सर खड़े हुए हैं, और वहाँ ना इतना ठंडा AC, एक तो बड़े बड़े अरीनाज में, और मैं ऐसे काँप रही हूँ। और सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर के पैर छूने हैं, कि सर को ऐसे प्रणाम करना है, कि लेट जाना है, कि पूरा लेट जाऊँ मैं, मगर लेटने वाली फीलिंग थी। पर मुझे लगा लोग क्या ही सोचेंगे, ये लड़की मुझे वापस ही ना भेज दें, बोले कैंसिल इसका वीज़ा, ये पागल लड़की। लेट गई, देखो लेट गई। फिर सर को ऐसे बोल के, और फिर मेरी आवाज़ ही निकली, ऐसे हो रहा है। और शाम को गाना है, और मैं आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सिंगर्स हु वाज सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर। तो उन्होंने मुझे ऐसे लपेट के कोई कपड़े वपड़े, और धीरे धीरे वो ऐसा बड़ा सा क्लॉथ हो जाता था स्टेज पर, बीच में मैं इतनी सी ऐसे मैया मैया गा रही हूँ, और ऐसे था। वहाँ से ऐसे शुरुआत हुई थी। और फिर मुझे डर लग रहा है कि सर सुनेंगे, वो क्या बोलेंगे, क्या कर रही है शो में। फिर धीरे धीरे सर ने जब ऐसे कर दिया, वेरी नाइस, ये वो, फिर धीरे धीरे मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला। मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी बात है कि मेरे जैसे नए सिंगर को सर ने चांस दिया, और मैं वो भूल नहीं सकती वो बात। मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई इतनी बड़ी शख्सियत एक नए टैलेंट को चांस देना। ये चांस के लिए तो हम लोग आते हैं यहाँ मुंबई, वो चांस ही करेक्ट इंसान के साथ मिल जाए जो आपको गाइडेंस दे दे। फिर तब से वो इतनी, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे गुरु ही हैं, वो मेरे मेंटर हैं, वो गाइड कर रहे हैं मुझे। मेरे को मेरा सब काम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, कोई भी गाना मैं गाऊँ। तो अंदर से ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा उनके लिए मुझे रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा वो है। ऐसा लगता है कि मेरी जो भी ग्रोथ है एज ए सिंगर, मैं उन्हीं को श्रेय दूंगी, कि उनकी वजह से मैं तमिल में गाने लगी और लैंग्वेजेस में गाने लग गई, क्योंकि मुझे उनका म्यूज़िक इतना पसंद था। तेलुगु में, कन्नड़ा, और फिल्म बननी चाहिए इसमें। हाँ, नहीं ये बस आप नॉर्मल हो उनके साथ? नहीं, अभी भी मैं नॉर्मल नहीं हो पाती हूँ। अभी लास्ट वीक पुणे में परफॉर्म करी थी उनके साथ, पर मैं नॉर्मल नहीं हो पाती हूँ। जब भी सर देखे तो मैं समझ नहीं आता, पैर छूने नमस्ते करते हैं कि छलांग मार लेनी है। बट कैसे हमको तो लगता है शांत से बैठे रहते होंगे, कम बोलते होंगे, ऐसे हैं या थोड़े? सर बहुत फन है, सर एक्चुअली मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, क्या चल रहा है, हाउ आर यू, और सबसे पूछेंगे। और ऑफ कोर्स उनको शो में उनको क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक तो बहुत हाई, वो उसके बारे में आपसे एक्सपेक्टेड ही है वो, कि वो आप उसमें आप नहीं टें टूं कर सकते हो, दैट हैज़ टू बी ऑफ अ सर्टेन स्टैंडर्ड। कहते AR रहमान सर का शो, क्या मतलब सच में ऐसी बात है? हाँ, नहीं इट्स मुझे लगता सारे है म्यूजिशियन सब, और काफ़ी इंटरनेशनल म्यूजिशियंस भी हैं उसमें, और तो बड़ा मज़ा आता है। बहुत बड़ी बात है यार। मैं कभी कभी ना म्यूज़िक शो होस्ट करता हूँ, या कभी कुछ होता है तो कभी कोई गाना गाता है, जैसे अभी शान सर हमारे जज है, तो शान सर गाना गाता है। अभी विशाल सर आए थे फॉर सम प्रमोशन, तो उन्होंने गाना गाया, और उन्होंने जब गाया ना तो मैं तो अरे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। देन ही वाज वेरी पिस्ड ऑफ कि नहीं यार वो स्केल नहीं था, ये स्केल नहीं था। तो क्या होता है ना, एक आम आदमी, हमको तो लगता है कि वाह सही है, लेकिन जो म्यूजिकल आदमी होता है उसको इतनी बारीकी भी इतनी खल जाती है कि नहीं यार वो सही नहीं है, वो लोग सुनेंगे तो नहीं मज़ा आएगा। लेकिन एक लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं चलता। इतने सारे लोगों के बीच गाना,
इतने सारे लोगों के साथ गाना, न जाने कितने वायलिन वाले होंगे, कितने फ्लूट वाले होंगे, क्या कैसे मैनेज करते हैं? इतनी प्रैक्टिस होती है? बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है और एक माइंडसेट ही अलग चाहिए होता है। जैसे अगर आप एक एक्टर हो तो एक अलग माइंडसेट चाहिए, अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो आपका माइंडसेट ही वो हो जाता है कि मैं जहाँ भी हूँ मुझे कुछ मोमेंट है तो वो कैप्चर करना ही है, वो आपका माइंडसेट है। तो ऐसे ही सिंगर्स का माइंडसेट ये हो जाता है कि जब भी आप गा रहे हैं उसमें इतना प्यार और वो घुला ही हो और सुर पक्के लगे, वो प्रैक्टिस वो रहता ही है, वही तरह से तैयारी करनी पड़ती है। यार आपके साथ भी हुआ है, बजते हैं सब सारी चीजें, वायलिन्स और ये सब? हाँ मतलब जब तो आपको ऐसा पता चलता है कि ये गड़बड़ हुई थोड़ी सी? हम लोगों को तो बहुत गड़बड़ पता लगती है, आप लोग तो पहुंचता नहीं है। नहीं हमको तो समझ में भी नहीं आएगा, मजा ही आ जाता है। हाँ, एक नॉर्मल जो लिसनर है उसको तो अच्छा ही लगेगा, पर अगर कहीं कुछ एक बीट आगे पीछे हुई है, ये हमें इंटरनली हमारी गैंग को पता होता है और हमारा एक दूसरे से लुक चेंज हो जाता है ऐसे। हाँ मतलब बड़ा सा इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कवर करना होता है। कभी कभी ट्रैक थोड़ा स्किप हो गया, ऐसे भी हो जाता है ना कभी कभी, तो मैं 2 ही लाइन बार बार गा रही हूँ क्योंकि मैंने काउंट किया हुआ है वो 4 बार के बाद ही आना है। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, किसी ने गलत पार्ट बजा दिया और मेरा उस और टी के बाद ही अगर मेरी लाइन आनी है, जैसे 100 आसमान गाना है ना, तरर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 
उसने नहीं बजाया तो और कुछ और एक बार पहले बजा दिया तो मुझे काउंट, फिर वो मैंने पहले गा दिया। उसके बाद मुझे पता है कि 100 आसमानों को और दो, वो बाद में ही आना है, तो मैं फिर अब तो जो हो रहा है क्या गजब हो रहा है, अब तो जो हो रहा है क्या गजब हो रहा है, अब तो जो हो रहा है एहसास 100 आसमानों, फिर वो टाइम पे आना पड़ेगा। तो आपको जिब्रिश कुछ भी गाना ही पड़ेगा उसने बीट को मैच करने। मैथमेटिशियन भी होना पड़ता है म्यूजिक करने के साथ साथ, क्योंकि वो बार याद रखना पड़ेगा ऐसे। ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत बेचारा वो भी डर जाता होगा कि अरे मेरे को अभी पता चला, सब एक दूसरे को देख के ऐसे होता है। फिर मेरे को अभी पता चला, वो जो हाथ में डंडी लेके जो ये नहीं कर रहे होते वो क्लिक दे रहे होते हैं, है ना? क्लिक और मतलब काफी उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, आजकल क्लिक तो खैर वो उसमें दे देते हैं, बट उनको वो कहीं कहीं पे फास्ट होना है, किसका कब पार्ट आ रहा है, वो कंडक्टर होते हैं ऑर्केस्ट्रा के, तो वो बताएंगे। मतलब जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है ना उनमें तो होते ही हैं कंडक्टर्स, तो उनकी इशारों पे करना पड़ता है, मतलब ही विल बी द हेड, है ना? वो करते ना ऐसे करके, डिजाइन नहीं कर रहे, बट हाँ वो है, सब बहुत बड़ा काम है वो सारा म्यूजिक ना लिखा होता है म्यूजिकल लैंग्वेज में, जो हमारे म्यूजिक नोटेशंस होते हैं वो रीड कर रहे हैं, बट उनको फिर भी उनको एक कंडक्टर की ज़रूरत होती है टू गाइड द एंटायर बिग टीम 40-50 पीपल जो स्टेज पे हैं। हमने सारे गामा किया था, उसमें एक राउंड था ऐसा जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, तो एक अंकल भी थे, वो ऐसे करते थे तो वो बजाते थे, मतलब वो खुजाने बीच में लग गए तो वो रोकेंगे फिर? कोई नहीं रुकेगा। मिस्टर बीन का अगर आ गई उस टाइम खुजली या छींक आ गई गाते गाते अगर आ जाए, सोचो कैसे करें। जो भोपू बजाता है वो ऐसे करना पड़ेगा। वो जो भोपू बजाते हैं बड़े वाला, उसके टाइम पे तो वाट लग जाती होगी। हाँ मैंने बजाती थी, मैं स्कूल में अपने बजाती थी, सूजोफोन इतना बड़ा, अरे बाप, स्कूल में बजाती थी। हाथी की सूंड जैसा, हाँ वो एकदम नीचे हाथी की सूंड जैसा नहीं होता वो ऐसे ही वो होता नहीं, हाथी की सूंड ने लपेटा हुआ आपको, ऐसा होता ना अंदर उसके घुस के इधर से होता है वो ऐसे वाला, कोई हाथी के पेट में घुसा और सूंड वैसे निकला, ऐसा वाला इंस्ट्रूमेंट ना। और मैंने देखा कि आप लोग के पेपर में ना म्यूजिक की लैंग्वेज भी अलग होती है ना, नोटेशंस अलग होते हैं, तो कैसे समझ आता है यार? वो उसके अलग होता है, उसका सा सी डी ई उसकी नोट्स अलग होते हैं, वो एक अलग लैंग्वेज, जैसे हम एबीसीडी माइनर क्या जैसे हम एबीसीडी सीखते हैं ना, ये अलग लैंग्वेज है, ये पूरी एक अलग लैंग्वेज है जो बहुत इतनी इजी नहीं होती, मतलब टाइम लगता है उसको सीखने। तो आपने जितने भी बड़े बड़े सारे सिंगर हैं सबके साथ गा लिया है? ऑलमोस्ट सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स और ये, और अभी मैं हाँ मतलब काफ़ी लोग, शंकर महादेवन जी के साथ, विशाल शेखर जी के साथ मेरा फर्स्ट सॉन्ग था इश्क वाला लव, एंड GRA जो रहमान साहब के साथ था, ये दोनों बैक टू बैक रिलीज हुए थे। ये भी आपने गाया? तू है तो दिल धड़कता है, कॉपीराइट नहीं है, कॉपीराइट है क्या आपका? नहीं यार, बोले नहीं आपकी एनिवर्सरी है ना, मैं इसलिए गा रही थी। तू ना तो घर नहीं लगता, नहीं जब ये नहीं होता तो घर लगता है, क्योंकि साफ होता है घर,
फिर जब ये आ जाता तो गंद डाल देता फिर। तू है तो डर ही लगता है। इसको भी बहुत शौक है गाने का। मैं गाने लिखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा है कि भाई गाने क्या बात कर रहे हो आप? गाने लिखते मैंने मलंग का टाइटल ट्रैक लिखा है। किसका? के रहूं मैं मलंग मलंग। हाँ, वो आपने लिखा है? यस। वाह, उसके बाद मैंने मतलब उसके बाद लिखा नहीं कोई, क्योंकि फिर वो वक्त थोड़ा ज्यादा देना अब पड़ता तो है। आप अपना स्क्रिप्ट्स ही काम, लिखते हो सबकी। अपना काम थोड़ा इधर हो गया, बट मेरे को तो गाने और म्यूजिक को ना मैं बहुत बहुत। बचपन से